जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो मेरे सभी बिहार के भावी अध्यापक व अध्यापिकाओं को मेरा सभी को सादर नमस्कार। तो मैं आज आपके लिए BPSC TRE 3 एंड 4.0 के लिए जो आपके लिए लेके आया हूं वह है BPSC के लिए मॉडर्न हिस्ट्री व मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि पूरी की पूरी महामैराथन, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये बुक पूरी BPSC पूर्वालोकन, जिसमें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं आप एक बार ये देख लीजिए। जिसमें कि देखो आपके लिए भारतीय इतिहास है, राज्य व्यवस्था है, सामान्य भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित व तर्क शक्ति है, और आपके लिए विविध है और बिहार राज्य से संबंधित सभी प्रश्न हैं जो कि अब तक BPSC ने पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों। अब आप देख लेते हैं ये किस किस एग्जाम में इसके प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि देखिए 38वीं BPSC से 69वीं BPSC तक, जो कि 2023 में हुई थी, वह सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। CDPO 2022, CDPO 2018 व 2005। इसके बाद BPSC TRE 1, BPSC TRE 2 के इसमें सारे के सारे प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप सभी के लिए यह जो वीडियो श्रृंखला रहने वाली है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले हमने जो वीडियो कराई थी उसमें बिहार जी के मैराथन, उसका जो आपने रिव्यू दिया है बहुत अच्छा रिव्यू आया था उस वीडियो में। तो इसके बाद आज हम करा रहे हैं इसमें भारतीय इतिहास। इसके बाद आएगी भारतीय राज्य व्यवस्था। एक वीडियो में एक हमारा सब्जेक्ट क्लियर करके चल रहे हैं। तो सभी से आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छे से सपोर्ट करें व अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स ग्रुपों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए BPSC के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो आपके लिए यही रहने वाली है, क्योंकि YouTube पर आपके लिए बहुत से टीचरों ने, अध्यापकों ने बहुत सारी क्लासें श्रृंखलाएँ कराई गई हैं, लेकिन ये हम करा रहे हैं वह बिल्कुल रामबाण आपके लिए करा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। और यदि आपने जो वीडियो इससे पहले कराई थी बिहार जी की मैराथन की, अगर वो ना देखी हो तो उसकी लिंक हमने प्ले लिस्ट में नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में। वह आप अगर इसकी आप PDF चाहते हैं तो वह PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का ग्रुप हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे पिन कर दिया है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला प्रश्न क्या है इसमें, देखिए पहला प्रश्न है आपका इसमें कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या है? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप सभी जानते हैं यह हमें को प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। ओके, चलिए अब इसकी एक्सप्लेन व्याख्या देख लेते हैं। देखो इसमें है व्याख्या में, भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता था, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। ओके, ये आपका इसमें जो एक्सप्लेन था जो वह यही था मेन्यू। ठीक है, सेकंड प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या? कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखो BPSC में पूछा गया था, सभी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो कैलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को। और देखो आप सभी जानते हैं कि जो BPSC TRE का जो एग्जाम है, TRE 1 हुआ है, 2 हुआ है और TRE 3 भी हुआ है, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था। अब आपका एग्जाम जो एग्जाम डेट है वह है आपका 10 से 12 जून। तो आपको कम समय में एकमात्र यही वीडियो है जो आपको अपने घर तक, मंजिल तक ले जाएगी। तो देखिए इसका क्या है, कैलकुलिथिक युग किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को। ओके, प्रश्न नंबर 2 देखो, जिसकी व्याख्या इंपोर्टेंट है उसकी व्याख्या हम आपको कराएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? क्या है प्रश्न आपका? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए, किसका? लाल रंग का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका देख रहे हैं, प्रश्न नंबर आपका 4 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किसमें पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है इसमें। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। किसको?
नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतें से मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर व अन्नागार प्रमुख हैं। इसकी सतह पक्की ईंटों की हैं जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या थी आपकी? नगर नियोजन। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? किस शहर को मिनी हड़प्पा, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लोथल को। ऑप्शन नंबर ए, मिनी हड़प्पा के नाम से किसे जाना जाता है? आपके लोथल को। बीपीएससी के जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में आपके लिए समाहित किए गए हैं, और आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई और टीआरई 2 में अधिक से अधिक जो प्रश्न आए थे वह यहीं से बीपीएससी जो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए थे ना, वहीं से आपके प्रश्न सभी के सभी उठाए गए थे। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? तो कौन है? लोथल। ऑप्शन नंबर बी, कौन है? लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा है? आप पहले बताया था ना, लोथल। अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, कितने सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। कहाँ से हुआ था? नर्मदा घाटी से। ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो किसके बारे में नहीं पता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? घोड़ा के बारे में। ठीक है, घोड़ा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो देखते हैं, तो बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो देखिए, देखो इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बौद्धिस्तों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो किस शैली में थे आपके? गांधार एवं मथुरा कला शैली। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, एक से अधिक। ओके, आप समझ गए होंगे ना क्या है इसमें? किस शैली में थे? गांधार एवं मथुरा कला शैली में। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली, यानी कि कला की जो गांधार शैली थी वह किस समय में फूली फली? तो किसके समय में? कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के समय में। देखिए, इससे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें व इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.0 व 4.0 के लिए ऐसे ही पूरी पॉलिटी की आपकी वीडियो आएगी। इसके बाद फिर आएगी भूगोल, जहाँ की सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आएगा आपके लिए साइंस की एक ही वीडियो, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ। तो आप सभी जानते हैं कि एक वीडियो में मुश्किल से आपको 7-8 वीडियो मिलेंगी, जिसमें कि आपको सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके, देखो ये जो पीडीएफ है ये हमने अपने हाथों से बनाई है, यह पीडीएफ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक प्लीज़ हमको सपोर्ट करें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना आपके चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो देखते हैं किसमें है। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो अशोक की जो कलिंग विजय का उल्लेख किसमें है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त हुआ था। इसलिए आज का जो आंसर आया था ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, यहाँ एक से अधिक। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। कहाँ से प्राप्त होती है? 13वें बृहत शिलालेख से। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और कितनी बार यह रिपीट हुआ है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? बनावली से। कहाँ से मिला है हमको?
बनावली से। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अच्छा, जो बनावली है वह कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कहाँ पर है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ओके, प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? क्या हड़प्पन नगर में जुते हुए खेलों के साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए, प्रश्न नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए क्या है आपका कि निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो संबंधित कौन कौन थे? आप आर डी बनर्जी थे, के एन दीक्षित और आपके एम एस वत्स। तो जो संबंधित नहीं थे वह कौन थे? वी ए स्मिथ। क्या थे? वी ए स्मिथ। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको क्या है कि बोगज कुएं का महत्व इसलिए है कि, क्या है? प्रश्न नंबर 18 आपका, बोगज कुएं का महत्व इसलिए है कि। तो देखते हैं बोगज कुएं क्या है ये। तो देखिए इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। देखिए बोगज कुएं क्या है इसमें? बोगज कुएं एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिसके नाम आर्यन जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। तो क्या है इसका आंसर आपका? देखिए इसका आंसर आपका, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है कि सूची 1 का सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो देखिए इसमें दिया है स्थल और स्थलों के स्थान। तो इसमें पूछा आपसे उत्तनूर के स्थल का नाम क्या है? चिरांद, गुफरकाल और पाइमपल्ली। तो देखते हैं इनके आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी में क्या है? 3 4 2 1। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 3 4 2 1। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका हो जाएगा आपका 3, यानी कि उत्तनूर का हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, क्या है एक बार दोबारा देखते हैं इसका। देखो 3 4 2 1, पहले का हो जाएगा 3 और सेकंड का हो जाएगा आपका 4 और गुफरकाल का हो जाएगा आपका कश्मीर और पाइमपल्ली का हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, तो आप देखिए अब उत्तनूर का क्या हो जाएगा आपका तेलंगाना और चिरांद का बिहार और गुफरकाल का क्या हो जाएगा कश्मीर और पाइमपल्ली का स्थान तमिलनाडु। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए एक बार इसकी व्याख्या यहाँ देख लीजिए आप। उत्तनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफरकाल कश्मीर और पाइमपल्ली तमिलनाडु। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें भी आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का। अब यहाँ है महाजनपद व महाजनपदों की राजधानियाँ। तो देखिए कि मल्ल की राजधानी क्या होगी? अंग की, गांधार की और वत्स की। ओके, तो देखिए इसकी राजधानी आप देख सकते हैं इस पर। देखिए मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है। मल्ल की राजधानी है आपकी कुशीनगर, अंग की चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट व अपनी नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। क्या है? मल्ल की कुशीनगर, अंग की चंपा, गांधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसमें कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? क्या है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो किस नदी के तट पर लड़ा गया? परसनी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? परसनी। ओके, परसनी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो परसनी नदी है वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? रावी नदी। जो परसनी नदी है, देखो आप कोई प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, जो परसनी नदी है इसका वर्तमान में जो नाम है वो क्या है? रावी नदी। ओके, यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट था ये फैक्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था?
क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कहाँ पर? राजगृह है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी राजगृह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 23। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? लोहे का जो प्रयोग था वह कब शुरू हुआ था, तो इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग की कोई प्राचीन तिथि निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना, एक दो बार आप देख लो और एक बार आप अपने एग्जाम से जस्ट पहले देख लेना, तो आपका इतिहास से एक भी प्रश्न, क्योंकि इतिहास बिल्कुल फैक्ट होता है और वही आपके प्रश्न बार बार वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देख लोगे तो एक भी प्रश्न आपका इतिहास में गलत नहीं होगा। इससे पहले हमने बिहार जीके की कंप्लीट हमने वीडियो करा दी है, उसकी जो लिंक है वह हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप अपनी पहली वीडियो को बिहार जीके मैराथन वीडियो देख सकते हैं। और इससे आगे आने वाली वीडियो हैं जो आगे आएंगी 2 दिन बाद, बिहार की जो बीपीएससी की जो अब तो पूछे गए हैं वह पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, साइंस से कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह भूगोल से। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस जो चैनल है नवीन ज्ञान कोश, प्लीज़ इससे आप जुड़े रहें। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इनमें से कोई नहीं, ना ही तो अनर्थ कहा जाता था, ना ही तक्षशिला और ना ही चोल। ठीक है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को इनमें से कुछ नहीं कहा जाता था। अब देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मगध के नाम से। ओके, किस नाम से जाना जाता था? मगध। लेकिन इसमें ऑप्शन में मगध है नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उनमें से कोई नहीं। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? क्या है आपका, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो किसने की थी? रुद्रदामन ने, ऑप्शन नंबर सी। ओके, किसने की थी? रुद्रदामन ने। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो जो कि आपके देवगढ़ मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की जो मूर्तियां हैं वह आपकी गुप्त कला से संबंधित हैं। किससे? गुप्त कला से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस कला से संबंधित हैं? गुप्त कला से। ओके, देखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित तो गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्या है आपका प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है आपका? 9वां मंडल। कौन सा मंडल आपका? ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल आपको सोम को समर्पित है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्या है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूंजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो किसको है? सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। ठीक है, देखिए एक ही प्रश्न आपका 2 बार रिपीट हो गया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में उल्लेखित है। किसमें? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी। और यह मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तृतीय मंडल में। ओके, तृतीय मंडल में यह वर्णित है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसमें? वैशेषिक ने। किस भारतीय दर्शन ने? वैशेषिक ने, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वैशेषिक। ओके,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था आपका, कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर ए कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। देखिए इसकी व्याख्या, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ, पिता कौन थे आप इनके, सिद्धार्थ ज्ञात्र क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व भी है। ओके ठीक। अब देखिए जो बीपीएससी मानती है वो क्या है, महावीर स्वामी का जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है बीपीएससी के लिए, 599 ईसा पूर्व। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, पावापुरी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी पावापुरी। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था, जामाली। ऑप्शन नंबर ए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट था, देखिए भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह आप उनके जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो कि इनका पहला शिष्य था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका यह प्रथम शिष्य था। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो कौन सा आपका, 14 पूर्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, 14 पूर्व। देखिए ये इसकी व्याख्या है, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। देखिए इसमें प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व, यानी कि ये कौन कहता है कि इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर इनको इनके बीच में दर्शाता है। तो जो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है ना, यह है जो अंतर है वह इनमें इस अंतर को दर्शाता है। किसमें, महायान और हीनयान में। ओके, देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। क्या, किसके, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान वाले बौद्ध के को देवता मानते थे, उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि बौद्ध धर्म के हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि जो महायान थे वह संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो यही एक अंतर था इन दोनों में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो कहाँ दिया आपका, सारनाथ में। आपको फेवरेट प्रश्न है ये, तो कहाँ दिया आप था, सारनाथ में। ओके, देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी ये वीडियो श्रृंखला हमने चलाई है। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी यह वीडियो श्रृंखला नहीं चलाई थी, ओनली ये श्रृंखला हमने चलाई है। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सपोर्ट करें व सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को यह वीडियो शेयर अवश्य करें। ओके, और आपको कमेंट करनी है कि आगे कौन सी वीडियो चाहिए व यह वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका सारनाथ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। देखिए अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी पुस्तक है धार्मिक, तो वह है आपकी बौद्ध की। किसकी पुस्तक है, बौद्ध की। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो क्या है, आत्मदमन। क्या समान नहीं है, आत्मदमन। ओके, देखिए इसकी व्याख्या हम इसको को दिखा देते हैं। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए एक कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने केवल प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। तो यही इनका अंतर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है आपका,
देखिए इसमें आप दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कुछ विद्वान पंचम मानते हैं व कुछ इसको षष्ठम पीढ़ी का मानते हैं। तो बोधगया में बुद्ध वृक्ष अपने पंचम पीढ़ी का भी बोल सकते हैं व षष्ठम पीढ़ी का। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका। देखिए ये इसमें यही बात है कि कुछ पंचम पीढ़ी का व कुछ इसको षष्ठम पीढ़ी का मानते हैं, जबकि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट इसे पंचम पीढ़ी का बताती है। ठीक है, बिहार सरकार क्या मानती है? पंचम पीढ़ी का। ओके, जो आपको फैक्ट हुए है बिल्कुल आपके लिए बताया जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? क्या प्रश्न आपका? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो किसने किया? आजीविकों ने। किसने किया? आजीविकों ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक आपके जो थे किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो किसके थे? आपके जो थे ऑप्शन नंबर सी, मक्खिली गोसाल। क्या है? मक्खिली गोसाल संप्रदाय के थे। ओके, क्या है? मक्खिली गोसाल संप्रदाय के संस्थापक थे आजीवक। ओके, देखिए इसकी जो व्याख्या है क्या है कि मक्खिली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो देखिए पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वह कौन थे? आपके उद्यन भी नहीं है, बिंबिसार नहीं है, अशोक नहीं है, महापद्मनंद नहीं है। तो क्या थे इनके संस्थापक पाटलिपुत्र के? वो थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु इसके संस्थापक, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम में एक किला बनाकर की थी। देख रहे हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, अजातशत्रु। ओके, यही इसमें एक फैक्ट बताने लायक। प्रश्न में नेक्स्ट आपका। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? उदयन ने। किसने की थी? आपके उदयन ने। ओके, प्रश्न नंबर अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए प्रश्न में नेक्स्ट आपका कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो किसने बसाया था? उदयन ने। ठीक है, इसमें उदयन गलत लिखा हुआ है। किसने बसाया था? उदयन ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका। ये सूची 1 का सूची 2 से हमको मिलान करना है कि जो आपके ताम्र पाषाण युगीन स्थल हैं और यह स्थलों की नदियाँ। ओके, तो देखिए हम डायरेक्ट आपको इनका आंसर पे ले चलते हैं। देखिए ये आपकी नदी थी, ये आपके स्थान में मिले हुए। देखिए जो आपका आहार था ताम्र पाषाण युग का स्थल, वह आपकी जो नदियाँ थी कौन सी थी? बनास। आहार आपकी बनास नदी। काय था? काली सिंध। स्वालदा ताप्ती नदी और मालवा नर्मदा नदी। ठीक है, ये इनकी नदियाँ थीं। ओके, आहार बनास नदी, काय था काली सिंध, स्वालदा ताप्ती नदी और मालवा आपकी नर्मदा नदी। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? आपके स्थूलभद्र। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो अपनी प्रारंभिक राजधानी थी वह थी आज की राजगृह। क्या थी? राजगृह। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका इसमें। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? क्या था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो कौन था? जीवक। ओके, कौन था? जीवक। चलिए हो गया, कौन था आपका? जीवक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है इसमें। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था आपका? हर्यक वंश। ओके, हर्यक वंश। देखिए एक बार आपको फिर बता दूं मैं, जो ये है आपके लिए वीडियो चल रही है वह आपकी बीपीएससी टीआरई 3 व 4.0 के लिए बिहार हिस्ट्री कंप्लीट एक वीडियो में हमने इसमें करा रहे हैं, जिसमें कि आपको प्राचीन इतिहास व मध्यकालीन इतिहास आपको
रहेगा। इसके बाद जो सेकंड वीडियो है वह आएगी मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि हम अगर पूरे इतिहास को इसमें कंबाइन करते तो यह वीडियो लगभग बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे कि आप इसको भी अच्छे से देख नहीं पाते। तो यह वीडियो कम से कम मुश्किल से 2 घंटे की बन पाएगी, 1.5 से 2 घंटे की। और इस वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए ना बीपीएससी में, और बीपीएससी TRE 1 TRE 2 CDPO सचिव बिहार सचिवालय, सभी में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो आपके लिए यह बहुत अच्छी वीडियो श्रृंखला रहने वाली है। बीपीएससी TRE 3.0 के लिए हुआ आपका जो कोई बिहार का एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार SI या बिहार का कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो से अच्छे से जुड़े रहें। और यह जो वीडियो है, जो इस PDF की घटना चक्र की यह बुक है, बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024। ओके, तो सबसे बेस्ट जो वीडियो रहेगी, बहुत छोटी सी, आपके लिए कम समय में अधिक से अधिक बेस्ट क्वालिटी देने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक व इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस PDF की जो PDF इसकी टेलीग्राम में है, और टेलीग्राम की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो वहाँ से आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, सेंट्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? किससे? सेंट्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? किसने? विलियम जॉन्स ने। किसने? विलियम जॉन्स ने की थी। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि को आपको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा सबसे पहले। देखिए, अगर किसी प्रश्न की अगर व्याख्या नहीं करा रहे हैं तो उस व्याख्या में आपका इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम उसकी व्याख्या जरूर कर रहे हैं, और आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या देखनी है तो वीडियो को पॉज करके उसकी आप व्याख्या अच्छे से देख सकते हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका क्या है इसमें देखिए कि कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? क्या कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो किसके जन्म की कहानी है? कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर बी, किसकी? कार्तिकेय की। ओके, देखिए कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कहानी है, जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया था। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका देखिए, सूची 1 और सूची 2 से हमको इसका मिलान करना है, पुस्तक और लेखक। यानी कि बृहत संहिता के लेखक कौन है, और मुस्कास मसाक के लेखक, रजत रंगिणी के लेखक। ठीक है, तो चलिए इसका हम आपको नीचे लेके चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, जो आपकी बृहत संहिता थी, इसके जो लेखक थे वह कौन थे? वारह मिहिर। ठीक है, कौन थे इसके लेखक? बृहत संहिता के लेखक वारह मिहिर, मुस्का मसाक के लेखक अतुला, और राजत रंगड़ी के लेखक कल्लहण। राजत रंगड़ी के लेखक कल्लहण, और विक्रमाकदेवचरित के लेखक कौन थे? विल्लहण। ओके, विल्लहण। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन था? तो इंडिका के लेखक आपके कौन थे? मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक आपके मेगस्थनीज थे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मेगस्थनीज दूत था। तो मेगस्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस का। किसका था? सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर ए, मेगस्थनीज दूत किसका था? सेल्यूकस का। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? क्या है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किस अभिलेख में? जूनागढ़ में। ओके, कहाँ? जूनागढ़। ओके, राइट आंसर इसका हो जाएगा जूनागढ़। देखिए, ये इसकी व्याख्या, तो इसमें कुछ भी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 62 है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो देखिए, यह किस वंश ने? पल्लव वंश ने, और तमिलनाडु में बनाया है। ऑप्शन नंबर सी, कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश ने और तमिलनाडु राज्य में बनाया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो, फिर देखो लेखक और पुस्तकें। ओके, लेखक और पुस्तकें। तो देखिए इसके डायरेक्ट आंसर पे हम लेके चलते हैं आपको। ये है इसका, ये है देखिए, लेखक और पुस्तकें। कौटिल्य के जो पुस्तक थी वह कौन थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। पाणिनि अष्टाध्यायी की, और कामदंग जो लेखक थे उनकी पुस्तक थी नीति सार, और कालिदास की पुस्तक कुमार संभव। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, और कामदंग की थी नीति सार, और कालिदास की कुमार संभवम। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? क्या था? निम्नलिखित राजाओं में से किस जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसके प्रति झुकाव था? खारवेल। क्या था? ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। ओके,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। क्या था? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो देखिए इसकी हम व्याख्या आपको लिख देते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अर्थ है इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। तो देखिए कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। तो आपका जो हो जाएगा, जो राइट आंसर वो है आपका हो जाएगा महामेघवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है, इनकी ही बात की गई है इसमें। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्रा ने भारत की यात्रा की? तो किसने? हेनसांग ने। किसने की? हेनसांग ने। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका। एक मिनट, आपका एक प्रश्न रह गया इसमें, देखते हैं कौन सा रह गया आपका। हाँ, ये रह गया आपका। देखिए प्रश्न नंबर 66, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो वह कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपरहत? तो किसे? बिना जुती हुई जंगली भूमि को। किसे कहा जाता है? अपरहत, बिना जुती हुई जंगली भूमि को। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, तो कब? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अब ये है आपका प्रश्न यहाँ से, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने। ओके, ये मैंने करा दिया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी, क्या है आपका? राजतरंगिणी। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रश्न नंबर 72 है आपका कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? बिहार। कहाँ पर है? बिहार में व्यवस्थित है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाटक वंश का संस्थापक था आपका नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। ऑप्शन नंबर ए, नान्यदेव। ठीक है, देखिए कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव, जो 1097 से 1147 ईस्वी तक थे, वे एक महानेता थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरवागढ़ को बनाया। कर्नाटक वंश का शासनकाल 1097 से 1325 ईस्वी तक मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। ठीक है, कर्नाटक का जो शासनकाल था 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी का मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या है आपका प्रश्न? कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर ए, कौन था? हरि सिंह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो किस काल में हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के समय में। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? क्या है? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो किस नगर में? कश्मीर में। किस नगर में? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई? चतुर्थ बौद्ध संगीति कराई, तो क्या अशोक ने कराई? अजातशत्रु ने कराई थी, या आपका कनिष्क ने, या काला अशोक ने? तो किसने कराई थी? ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। किसने कराई थी? कनिष्क ने। ओके, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया? तो किसमें? राजगृह। देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगृह में। ओके, राजगृह में। ऑप्शन नंबर इसका आइटम होगा ए, राजगृह। प्रश्न नंबर बी आपका नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपके? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे आपके? महाकश्यप। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है इसका ये, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह, राजगीर में। ओके, ऑप्शन नंबर ए, राजगृह, राजगीर में हुई थी। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध महासभा तो कहाँ? राजगृह में। ओके, कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं, जन्म, ज्ञान, सारनाथ और बोध गया। ठीक है, तो हमको इसको मिलान करना है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देखिए, देखो इसी में व्याख्या आपको कराते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है,
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया तथा कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिनमें जैसे बौद्ध साहित्य महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या पूछा था, जन्म मृत्यु पहला उपदेश कहाँ दिया गया था। तो देखिए जो उनका जन्म हुआ था कहाँ, 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। ओके, और बोध गया में उनको वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोध गया में। ओके, और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश, सारनाथ में। और जो उनका निधन हुआ था महापरिनिर्वाण, वह आपका कुशीनगर में, जिसे आपको कहा जाता है महापरिनिर्वाण निधन को। ठीक है, ये आपका पूछा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी वन में। अभी आत्म व्याख्या में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में आपको महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था आपका, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर वहाँ बनाया गया था जहाँ की गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो किस राजा के युग में प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान, कनिष्क में। ठीक है, कनिष्क में। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। क्या है आपका, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो कहाँ थी आपकी, वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ थी, वैशाली में। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर उपस्थित है, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। देखिए 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। ये थी आपकी 16 महाजनपद थे। ठीक है, देखिए जन्म सब सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। लेकिन आपको इनको नाम कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने तो इसलिए आपको ऐसे ही बता दिए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, तो बड़ा युग कौन सा युग है, गुप्तकालीन। ठीक है, गुप्तकालीन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो किस लिए, बौद्ध धर्म प्रदर्शन द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ओके, देखिए यहाँ इसकी व्याख्या क्या है, यहाँ बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, उसी के लिए अध्ययन के लिए चीन यात्री हेनसंग यहाँ आया था। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। क्या है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू क्यों की गई थी, तो क्यों लागू की गई थी मनसबदारी व्यवस्था, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, देखिए कि इसमें है कथन और कारण। हमको दोनों को पढ़ना है और ध्यान से बताना है कि क्या कथन इसका कारण सही है। ठीक है, चलिए कथन है इसमें आपका, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथन, कारण क्या है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। अपर नाम को उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कि दोनों ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन सही है वह है दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि जो आर और ए हैं उसमें ये कथन तो दोनों सही है, लेकिन इसमें आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको एक बार वीडियो को बैक करके वहाँ से देख लेना है क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो किस में हुआ था, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मगध की राजधानी कौन सी थी, तो
मगध की राजधानी क्या थी प्रारंभ में थी गिरिब्रज, लेकिन बाद में उज्जैन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। किसको? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तथा मगध की राजधानी बनी। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए इसमें आपके इन दोनों में मतभेद हैं। क्या है? गिरिब्रज में और पाटलिपुत्र में, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने जो शासक थे उन्होंने राजधानी बनाया, तो इसमें मतभेद है। तो यह जो प्रश्न है बीपीएससी ने, यह आपका कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपका ये आगे से प्रश्न आएंगे तो उसमें कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो पाटलिपुत्र का यह आपका राजगृह या गिरिब्रज होगा। ओके, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्या है प्रश्न आपका? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, देखते ऑप्शन क्या क्या है इसमें। देखिए पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है अंग, चौथा है चंपा, और पचा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखते हैं क्या है। देखिए प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ओके, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो किसने किया? नंद वंश के पश्चात मौर्य ने राजवंश पर शासन किया। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किसने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखदत्त। कौन है वो? विशाखदत्त। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाखदत्त हैं। कौन है? विशाखदत्त। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था? गणानंद। ऑप्शन नंबर बी, कौन था? गणानंद। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य है बना था किससे? लकड़ी से। किससे बना था? लकड़ी से। ठीक है, देखिए बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, बोधिसत्व पद्मनी की पेंटिंग स्थित है। तो कहाँ पर है? अजंता में। कहाँ पर उपस्थित है? अजंता में। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। क्या इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी? नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। नेक्स्ट है, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे विषय अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। तो हमको देखना है इनमें से कौन सा सही। तो इनमें से सही है आपका एक और दो। क्या सही है आपका? एक और दो। तो कौन कौन सही है इसमें से? देखिए, यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये आपका सही है। लेकिन ये आपके दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, दक्कन की विजय चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कौन सा अभिलेख था? वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा था आपका? वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक जो नया चैनल है जो कि बीपीएससी के लिए ही हमने इस चैनल को बनाया है। तो प्लीज़ अगर आप अच्छे सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा ये चैनल ग्रो करेगा और सब कुछ आपके ही हाथों में है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बस आप अच्छे से इस पर अपना प्यार दिखाएं, जिससे कि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे। ओके, और मुझे आशा है कि आप इस चैनल को अच्छे से सपोर्ट करेंगे और
इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बिहार जी के मैराथन की थी, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। लगभग 10,000 से भी अधिक उस पर व्यू अब तक आ गए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी अच्छे से अपना सपोर्ट दें। व उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए हमने यह PDF अपने इसी टेलीग्राम में, नवीन ज्ञान कोश टेलीग्राम में डाल दिया है। और जो ये टेलीग्राम है उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए व इसकी PDF भी प्राप्त कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करते रहें। चलिए, तो ये प्रश्न हमने करा दिया था रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। क्या है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो कौन नहीं था, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी, कौन नहीं था, श्रीलंका। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो पाटलिपुत्र में। किसमें, पाटलिपुत्र में। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है, प्राकृत। कौन सी है, प्राकृत भाषा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो कौन सी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि आपकी दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। तो देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर ई, देखते हैं। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासनवे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधु हिच्चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार के अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। विकल्प योग क्योंकि एक से अधिक। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो कौन सा है वह, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ठीक है, भाब्रू स्तंभ याद रखेंगे ना आप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते थे। अपने शिलालेखों में अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, प्रियदर्शी। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका 115। ये कौन सा था आपका, 114 है ना, ये आपका है 115 प्रश्न। ठीक है, चलिए क्या है आपका प्रश्न नंबर 115, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया। अशोक के अभिलेखों को किनके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किसके द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ओके, चलिए इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं एक बार। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो किस पर, राजनीतिक नीतियाँ। किस पर, राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था आपका, कौटिल्य। कौन था, कौटिल्य। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो किस पर आधारित है आपकी, अर्थशास्त्र पर। ठीक है, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, किस पे, अर्थशास्त्र पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 119 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो कौन से, अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर। कौन स्थित है, अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर। यह आपका कांचीपुरम में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या आपका 120 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फायान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा है हेमसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इनमें से कौन सा सही है, देखते हैं कौन सा सही है इनमें से। तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए फायान एक चीनी यात्री था। ठीक है, फायान एक तीर्थयात्री नहीं था, जो वो क्या था, चीनी यात्री। तो पहला आपका गलत हो गया। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, वहाँ के लोग जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री हेमसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ठीक है, इसलिए आपको दोनों आप वहाँ से गलत हो जाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत का यात्रा की। किसके में, चंद्रगुप्त द्वितीय के में। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ओके,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो कितनी श्रेणियों में मेगास्थनीज ने? 7 श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, 7। कौन कौन सी में? देखिए, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। क्या है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया है। तो किसने किया है? कहाँ पर किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन युग के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान है। तो देखिए, सही मिलान क्या है आपका? ये मत्तुलास प्रसहन महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और है दूसरा है अमुक्तमाल्य कृष्णदेव राय फर्स्ट, और समरांगड़ सूत्रधार राजा भोज, और मानसोल्लास सोमेश्वर थर्ड। मानसोल्लास क्या है? सोमेश्वर थर्ड से संबंधित है। तो ये आपके मैच से कर दी गई। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन किसने लिखी थी? क्या? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? इसकी आप यह देखिए, यह एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। क्या है? ग्रीको रोमन। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 600 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। किसने लिखा था? अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक, जिसका कोई नाम पता नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो वह कौन सा स्रोत है? इंडिका। कौन सा स्रोत है वह? इंडिका। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो किसने? विम कडफिसेस ने। किसने किया था? विम कडफिसेस ने। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए, प्रगोत कहाँ का राजा था? प्रगोत कहाँ का राजा था? अवंतिका। ऑप्शन नंबर डी, प्रगोत कहाँ का राजा था? अवंतिका। ओके, हूण राजा तोरमाड़ किस अलौकिक औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? जो हूण राजा था वह तोरमाड़ किस औलिकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था? किसके द्वारा? प्रकाश वर्मन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्मन द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया? राजराज फर्स्ट। किसके द्वारा? राजराज फर्स्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है? क्या समुद्रगुप्त का एरन पाषाण अभिलेख, बोधगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख, या आपका चौथा ऑप्शन है तोरमड़ का एरन वराह अभिलेख? तो किसमें स्थित है, उपस्थित है वह? देखिए, विधवा दहन का उदाहरण आपका भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में उल्लिखित है। किसमें? भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, शुंग वंश के बाद किस शासक ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर कण्वा किसने? कण्व वंश ने। किस वंश ने? कण्व वंश या कण्वा वंश ने राज किया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, राजा खारवेल का जन्म जुड़ा है तो किससे? हाथी गुम्फा लेख के साथ। कहाँ जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 137, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो किसकी थी? गुप्त काल की। किसकी थी? गुप्त काल की। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन किया जाता था? क्या कल्याण, भरूच, ताम्रलिप्ति या कैम्बे? तो देखिए, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमित्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ बड़ौच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कॉम्बे से भी भारतीय व्यापार होता था। तो इसमें आपके जो राइट आंसर वे कौन कौन से हो जाएंगे? आपके कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरूच। ओके, आपके यह एक से अधिक आपका ऑप्शन राइट माना जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे वंश ने गुप्त वंश ने गुप्त वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। उपज का 6वां भाग। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो किसकी देन? गुप्त की। ओके, किसकी देन अत्यधिक थी? गुप्त वंश की। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त है? तो किसने? आर्यभट्ट ने। किसने दिया यह नियम? आर्यभट्ट ने प्रतिपादन किया। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपना कार्य के लिए जाने जाते थे? तो कौन जाने जाते थे? सुश्रुत को शल्य क्रिया के जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। तो कौन किस किस को माना जाता है इसमें? आपका सुश्रुत और शौनक। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? क्या पुष्यभूति ने की, राजवर्धन ने की, या आदित्यवर्धन ने की, या प्रभाकर वर्धन ने की थी? तो देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना आपकी किसने की? पुष्यभूति ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। किसने की थी वर्धन राजवंश की स्थापना? पुष्यभूति ने। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था? तो किसमें? नालंदा में। किसने? क्योंकि यह नालंदा विश्वविद्यालय में ही सबसे पहले आया था। ठीक है। हिनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ओके, मथुरा। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कवि बाण निवासी था? तो कवि बाण आपका पाटलिपुत्र का निवासी था। कहाँ का? पाटलिपुत्र का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया। कब किया इन्होंने? लगभग 671 या 672 ईस्वी में। तो ठीक है, तो ये इसमें ये ऑप्शन है नहीं। तो कब किया? 671 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे कौन? थे मुसलमान। कौन थे? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण कौन था? मुसलमान। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, ताम्रपत्र लेखक दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमत्रा से। किससे था? जावा सुमत्रा से। जावा सुमत्रा क्या दर्शाते हैं? कि ताम्र के प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमत्रा से था। ताम्रपत्र ये दर्शाते थे। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो कौन था वे? बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? बालपुत्र देव। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो कौन थे? चंदेल। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ था? कदम्ब। ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, संगम युग में उरैयूर किसके लिए व्याख्यात था? तो किसके लिए? कपास के व्यापार महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रवरदाई। ठीक है। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रवरदाई के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, स्वप्न वासुदेवदत्ता के लेखक हैं किसके? स्वप्न वासुदेवदत्ता के लेखक कौन है? कि कालिदास है, या भास है, या आपका भवभूति, या राजशेखर? तो कौन थे आपके? देखिए, स्वप्न वासुदेवदत्ता के लेखक कौन थे आपके? भास। ऑप्शन नंबर बी। क्यों कौन थे आपके लेखक? भास। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो किसने लिखा? कालिदास ने। कुमार संभव किसने लिखा? कालिदास ने, सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा? क्या? किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, भारवी ने लिखा था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो कौन था? मिलिंद पन्ह। कौन? ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्ह। ठीक है, मिलिंद पन्ह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित पुस्तक आपकी बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था। कौन था? विजयालय। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल आपका ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन? चोल। ओके, चोल। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ देखिए, कौन सा मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारतों के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाते हैं? गोपुरम। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो कौन था? बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का। ओके, चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था आपका हर्यंक वंश। क्या था? हर्यंक वंश। ओके। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो कौन? ऑप्शन नंबर सी, आलार कालम एवं रुद्रक रामपुत्र। क्या थे? आलार कालम एवं रुद्रक रामपुत्र। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? अष्टप्रधान तो किसके राज्य में प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के में। ऑप्शन नंबर डी, किसके में? शिवाजी के में। ओके, शिवाजी के में। देखिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक व हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको बीपीएससी टीआरई 1 के लिए, टीआरई 1 व टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपको बिहार बीपीएससी 73, 72, 70, 68, 69 सभी के प्रश्न इसमें शामिल हैं, तथा इसके साथ सीडीपीओ 2018, सीडीपीओ 2022, बिहार सचिवालय, यानी कि बीपीएससी के अब तक जो भी प्रश्न एग्जाम हुआ है ना, वह सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं, जो कि आपको के लिए बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। व जो आने वाली वैकेंसी है ना बीपीएससी टीआरई 4.0, जिसमें कि 1,27,000 वैकेंसी आएंगी, उसके लिए सबसे अच्छी वीडियो ये रहने वाली है, एकमात्र वीडियो। ठीक है, जो कि आपके बीपीएससी के लिए ही सर्वोत्तम आपका कदम रख रही है। ओके, तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक इस वीडियो को सपोर्ट करें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, क्या है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 171, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने। किसने? शिवाजी ने। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी किसकी? मराठा प्रशासन में। किसमें? मराठा प्रशासन में। देखिए, आपका यह है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 173 आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था आपका? बृहद्रथ। ओके, कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपना, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? बृहद्रथ। अब आपको पता चल गया ना कितने बीपीएससी कैसे कैसे प्रश्न, एक ही प्रश्न को 2-3 बार किस तरीके से पूछती है। ठीक है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, तो वह कौन था? जम्बिका ग्राम। जम्बिका ग्राम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अंग जनपद की राजधानी थी, तो अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। क्या थी? चंपा। ओके। प्रश्न नंबर था अपना का नेक्स्ट, क्या है? कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्याण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ 2020 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा? सातवाहनों द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई? सातवाहनों द्वारा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अशोक की नीति के आर्थिक परिमाणों के कारण ही मौर्य का साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्यों में किसने विश्वास किया? तो किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने। किसने? रोमिला थापर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक आपका था हरिसेठ। कौन था? हरिसेठ। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला। क्या है? भारत जावा कला। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस युग में सिंहासन पर बैठा था? तो किस युग में बैठा था सिंहासन पर? 15 वर्ष की आयु में। 15 वर्ष की आयु में। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित
गोरखगिरी किसके द्वारा विभाजित की गई? तो किसके द्वारा विभाजित की गई? खारवेल द्वारा। किसके द्वारा? खारवेल द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू हुआ? कर्नाटक राजवंश के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक राजवंश के दौरान शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो देखिए क्या है, चरक किससे संबंधित है? चिकित्सा थे। चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। देखिए चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, वराहमिहिर ज्योतिष थे और विशाखदत्त तब के नाटककार थे। ठीक है, चरक कौन थे? चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणित के से संबंधित थे, वराहमिहिर ज्योतिष और वैशाखदत्त नाटककार से। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, राजनीति की प्रारंभ पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? कामंदक। ऑप्शन नंबर सी, कामंदक के द्वारा लिखी गई है। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो किसके पास भेजा था मिशनरी? समुद्रगुप्त के पास। किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए हाँ, और 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, किसके पास थे? समुद्रगुप्त के पास। चलिए अब देखिए, अब जो आपका वो था ना प्राचीन इतिहास, वो आपका बिल्कुल खत्म हो गया है। प्राचीन इतिहास आपका खत्म। अब आपका क्या रह गया है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ओके। तो चलिए मध्यकालीन भारत का इतिहास हम बहुत जल्दी ही खत्म करते हैं इसको। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत कम ही प्रश्न इसमें हैं। तो आपका जो आज प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास आपका एक ही वीडियो में समाप्त। अब इससे अगली जो वीडियो आएगी वह आएगी आपकी एक ही वीडियो, आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे अधिक प्रश्न उसी में है, आप उस पर फोकस करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास से प्रश्न पूछता है बीपीएससी। ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपकी अगली वीडियो आएगी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद आएगी आपकी इंडियन पॉलिटी, जितने प्रश्न पूछे गए होंगे। उसके बाद आएगी आपकी क्या? इंडियन ज्योग्राफी। आपको सभी को पता है कि ज्योग्राफी से कितने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बाद आएगी आपकी साइंस, उसके बाद आएगी आपकी रीजनिंग, उसके बाद आएगी आपकी मैथ। और बिहार जीके की हमने एक वीडियो से पहले अपलोड कर दी है। तो आपके लिए कंप्लीट बीपीएससी टीआरई 3.0 व 4.0 के लिए कंप्लीट बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। ओके। तो सबसे अधिक आप अपनी तैयारी यहीं से मौजूद कीजिए। आपने अभी तक कहीं से ना पढ़ा होना तो प्लीज़ आप इन वीडियो को 2-3 अच्छे से देख लीजिए। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जीके से। ठीक है। और रीजनिंग का भी हम वहाँ से बिल्कुल कराएंगे। तो आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना बस 2-3 बार। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि रीजनिंग में आप वहाँ पेपर में नहीं कर सकोगे। ओके। तो चलिए आपका पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? क्या आपका गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था गुलाम वंश का प्रथम शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बीपीएससी 2005, बीपीएससी 2011, ठीक है, कितनी बार पूछा गया है। देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? मस्जिद। क्या है? मस्जिद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो कुतुब मीनार आपका इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो किसको अक्ता प्रदान किया? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ओके। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका देखिए, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ किससे? तबकाते नासरी से। किससे प्राप्त हुआ बेटा? तबकाते नासरी से। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्जाम। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वह कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसे? मालिक जानी को। किसे किया? मालिक जानी को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? तो किसने कहे? जियाउद्दीन बर्नी। किसने कहे? जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? तो किसके बारे में लिखा था यह? अकबर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अकबर के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द किसने लिखे? क्या वुल्जली हिक्के ने लिखे, के एस लाल ने, और ऑप्शन नंबर सी है आपका ए एल श्रीवास्तव ने। तो किसने लिखे थे ये आपके? ए एल श्रीवास्तव ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए एल श्रीवास्तव। ठीक है, ओके। तो ये हमारा चैनल का लोगो है, तो प्लीज़ आपसे बताएं ये लोगो आपको कैसा लग रहा है। ओके, इसलिए हमने ये लोगो बनाया कि जिससे आप स्टडी से मोटिवेट रहें। ठीक है, आप उससे कनेक्ट रहें। तो चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखो इसकी व्याख्या बताते हैं। ए एल श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिससे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्यवर्धन को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ठीक है, देखिए बेटा आप एक बात समझ लो कि कल को आसान बनाने के लिए, क्या देखो स्टूडेंट के लिए यह बात है, कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी होगी। ओके, समझिए आप, कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस इसको आप, इस लाइन को आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह कौन था आपका? बलबन। कौन था आपका? बलबन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ठीक है, बलबन यह प्रथम मुस्लिम शासक था। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? कितना सबसे इंपॉर्टेंट बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो किसने? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान ने किस शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? कि बलबन के दौरान या अलाउद्दीन खिलजी? और आपका अगला है फिरोज शाह तुगलक और खिजर खां। तो किसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। किसके शासनकाल में? बलबन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो खलीफा की शक्ति का विरोध इनमें से किसने नहीं किया? किसने किया फिर? इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा के से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण पर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। ठीक है, तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। ओके, लेकिन पूरी तरह से इल्तुतमिश ने भी इसका विरोध नहीं किया था। मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की सत्ता का विरोध नहीं किया। केवल मुबारक खिलजी था जिनके स्वयं खलीफा की उपलब्धि ली थी। इस तरह इसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। तो किसने किया था उसमें? मुबारक खिलजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक खिलजी। क्या है? मुबारक खिलजी ने विरोध किया। ठीक है, मुबारक खिलजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? किसकी? जफर खां की। किसकी मृत्यु हुई थी? जफर खां की। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था? तो किसने दिया था? शेर खान ने। किसने दिया था? शेर खान ने। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता था। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि
अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान को सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो किसने? फिरोज शाह तुगलक। किसने किया सबसे अधिक नहरों का निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा क्या था आपका? एक पुस्तकालय, वो एक खैराती अस्पताल। क्या था? दार उल सफ़ा क्या है? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो किसने? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के दरबार में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद बिन तुगलक, या आपका फिरोज तुगलक, या सिकंदर लोदी, या शेरशाह सूरी। तो किसने फलों की गुणवत्ता में सुधारने के लिए उपाय किया? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो किसके में? देवराय सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में संयत वंश का राज स्थापित हुआ। किसका? संयत वंश का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? हरिहर बुक्का। कौन? हरिहर बुक्का। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो कौन थे वे? हरिहर द्वितीय, हरिहर सेकंड। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किसके साथ? कुली कुतुब शाह। किसके साथ लड़ा? कुली कुतुब शाह के साथ। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? हम्पी, कर्नाटक में। कहाँ पे? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। तो किससे संबंधित था आपका? रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज किससे था? रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। कहाँ थी? रायगढ़ थी। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखो, पहले भी आया था ये, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। कौन था? अलाउद्दीन हसन। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो किससे थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, खुम्स, उस्त्र, या मुक्तई। तो इनमें से हमको देखना है कि कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो देखिए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वह कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? खराज, उस्र और मुक्तई। ठीक है, यह जो कर थे वह भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? क्या है? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बीपीएससी प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, शेख बहाउद्दीन, क्या है? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो किसके थे? सहरावर्दी संप्रदाय के। किसके थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों
को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया। तो किसने विभाजित किया? देखिए इसकी व्याख्या क्या है। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 व 500 की इकाइयों में विभाजित किया। ठीक है, तो किसने? इस्लाम शाह ने। ठीक है, इस्लाम शाह ने। ओके, तो इस्लाम शाह ऑप्शन नंबर इसमें डी है। ठीक है, इस्लाम शाह। देखिए इसका राइट आंसर इस्लाम शाही होगा, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका प्रश्न उत्तर ई माना है। ठीक है, पता नहीं क्यों माना है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस्लाम शाह। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका है 47। जवाब वित्त का संबंध किससे था? जवाब वित्त का संबंध किससे था? तो किससे था? राज्य कानून से। ऑप्शन नंबर ए किससे था? राज्य कानून से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो किसके थे? किन किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। किसके थे? चांदी और तांबा के। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अच्छा कभी आए कि टंका और जीतल का अनुपात क्या था? तो टंका 1 अनुपात जीतल 48। ठीक है, 1 अनुपात 48 किसका अनुपात है? टंका एवं जीतल का अनुपात। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत में कागज का प्रयोग आपको 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कब से? 12वीं शताब्दी से। बस लगभग 20 मिनट की और यह वीडियो रह गई है। कितने मिनट की? 20 मिनट की। ओके, तो 20 मिनट तक और आप इस वीडियो से जुड़े रहें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तबकात ए नासरी किसका लेखक? इसका लेखक कौन था? तबकात ए नासरी। तो इसका लेखक आपका मिनहाज उस सरास। कौन था? मिनहाज उस सरास। कौन था इसका? मिनहाज उस सरास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। और आपका थर्ड था, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भक्तों संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, यही एक था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी गुजरात के चाणक्य द्वारा कब पराजित हुआ? क्या है? मोहम्मद गौरी गुजरात के चाणक्य द्वारा कब पराजित हुआ? तो 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसमें नहीं है? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी। लेकिन पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है, जबकि हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध अप्रैल 1570 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना विजय रही। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच के लिए, राजस्व अधिकारी के लिए, या फिर आपका गांव के लेखाकार के लिए? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? आपका गांव के सरपंच के लिए। किसके लिए? गांव के सरपंच के लिए। ठीक है, मुकद्दम या चौधरी का पद। ओके, चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? तो किसने? किसके नाम पर? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? मलिक काफूर को। किसके? मलिक काफूर। मलिक काफूर को। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रिहला। किसके रूप में? रिहला के रूप में। ओके, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो कौन सा? दक्षिणी। ओके, कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? दक्षिणी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किसने इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्या है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बारह मासा किसकी रचना की थी? तो बारह मासा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? आपकी मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। क्या था कारण? उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, तुझे की बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुझे की बाबरी आपका तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। कब किया? 1532 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो किसने? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने। देखिए, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी। ठीक है, जो कि फारसी भाषा में। ठीक है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रेरण के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिससे कुछ भी स्मरण हो वैसे लेखबद्ध करने की सेवा प्रस्तुत करें। ठीक है। देखिए, गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। चलो, वो एक बात इससे अलग है। देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। देखिए, तो क्या क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार यानी कि सही क्रम में करना है। देखिए, सही क्रम में तिथि में क्या है? सबसे पहले देवरा आएगा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरिंद। क्या आएगा? पहले देवरा, चौसा, कन्नौज, सरिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरिंद, ये आपके एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और फिर बाद में सुल्तानी की? तो किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने अपनाई? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। कहाँ पे स्थित है? सासाराम में। ठीक है, बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो किसने? अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त कर दिया? अकबर ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? 1576 ईस्वी में। कब मिलाया था? ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासन में। किसके में? अकबर। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईन अकबरी आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? किसने बनवाया? नूरजहां ने। एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, पर्चनकारी क्या? पर्चनकारी पितृड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पर्चनकारी किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो मध्यकालीन में बटाई का शब्द क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो किसने बनवाए? हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर अब आप देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? देखिए दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन आपका, देखिए इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका अब्दुल इसमद, क्या? अब्दुल समद और अबुल हसन, इनके दोनों के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें आपके दोनों ऑप्शन एक ही साथ आ गए हैं, तो इसलिए इसका जो वो था बीपीएससी द्वारा बीपीएससी आयोग ने इस प्रश्न को वहाँ से हटा दिया गया, यानी कि इन दोनों को एक बोनस मान लिया गया। ठीक है। देखिए क्या इसका आंसर
ए और सी दोनों ही सही है, ठीक है। तो ए और सी में हमारा क्या क्या है, ए और सी में आपके थे अब्दुल समद और मीर सैयद अली। क्या क्या थे बेटा, देखो हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या था, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये दोनों ने दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन इन दोनों द्वारा किया गया था, ठीक है, ए और सी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश आपका अकबर के दरबार में हुआ था। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। क्या है आपका, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो किसके, अकबर के, किसके, अकबर के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो किसके नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थी चित्रकला, जहांगीर। किसके में, जहांगीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली आपकी अकबर की उपज थी। किसकी, अकबर की। जब्ती प्रणाली आपकी अकबर की उपज थी, ठीक है, ओके। जब्ती प्रणाली आपकी अकबर की उपज थी। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका है विलियम फिंच का। किसका कथन है ये, विलियम फिंच का, ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर तो कौन था, सुल्तान जैनुल आबिदीन। कौन, सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीर का अकबर के नाम से इसको जाना जाता था, सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की। तो जहांगीर ने। किसने शुरू की ये, जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए देखिए, दो अस्पा क्या है, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद को 2 गुने घोड़े पर रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो बेस ये है आपकी, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका, ईरान की शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। तो क्या थी, कंदहार। क्या थी जड़, कंदहार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने, एल श्रीवास्तव। किसने कहा है, मुगल काल का स्वर्ण युग एल श्रीवास्तव ने, ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को एल श्रीवास्तव ने स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है क्या है, दारुल इस्लाम। क्या था, दारुल इस्लाम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो पटना में गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका, गोविंद सिंह, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब क्या था, लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो किसको इंगित करता है ये, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुमत भूमि को। क्या, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सुनना अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 व 4.0 के लिए आपके लिए बीपीएससी के लिए जीके महाभारत की वीडियो हमने करा दी है। ये हमारी वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री, जिसमें कि प्राचीनकालीन एवं मध्यकालीन का पूरा इतिहास उसमें कवर करा दिया गया है। इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस तथा उसके बाद रीजनिंग और मैथ, ठीक है। और सबसे लास्ट में आएगी आपके लिए बिहार करंट अफेयर, ओके। तो सबसे अधिक इस वीडियो को आप लाइक करें तथा इस हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट क्या है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। क्या आलमगीर द्वितीय को, या सालम द्वितीय को, या फिर आपका अकबर द्वितीय को, या बहादुर शाह द्वितीय को। किसको नहीं, किसको नहीं। तो देखिए ये आपका, हाँ क्या है, किसको दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, शाह आलम द्वितीय को। किसको, शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। कौन थे, राणा रतन सिंह, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था।
क्या मुगल प्रशासन में मुख्य कार्य कौन था? न्यायाधीश। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कौन था भारत में मुगल वंश का संस्थापक? बाबर। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ओके। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो कहाँ लड़ा गया आपका? चौसा में। ठीक है, चौसा में। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? 1759। ठीक है, ऐसे आपको अच्छे से याद करना है। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? क्या ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो किसने? दरिया साहब। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने की? दरिया साहिब ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? क्या है? इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? तो किसने की? बलबन ने। किसने की? बलबन। ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? क्या है? नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस आपका बस लास्ट प्रश्न है, एक दो प्रश्न हो रह गए बस। यह है, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? क्या? ईश्वरदास नागर। किसके द्वारा? ईश्वरदास नागर के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, देखिए, कि निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। प्रश्न नंबर दो है, ऑप्शन नंबर दो आपका, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गोबंद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई, या युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। तो क्या है आपका सही आंसर? 3 और 4। देखिए,